गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ विजयराज कटारिया। कक्षा 9th में आज हम स्टडी करेंगे। लेसन हमारा चल रहा था जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई। ओके गाइस, और जीवन की मौलिक इकाई में हम आज बात करेंगे कोशिका के केंद्रक के बारे में। ठीक है, हम केंद्रक के बारे में आज बात करने वाले हैं कि केंद्रक क्या है, इसे न्यूक्लियस कहा जाता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है किसी भी जीव में, तो उसको आज हम देखने वाले हैं। क्लास 9th जीवन की मौलिक इकाई में आज हम बात करेंगे केंद्रक के बारे में। तो गाइस देखिए, यहां पर हम एक सेल को डेवलप करते हैं। दिस इज अ सेल। ठीक है, इस सेल में सेंटर में होता है केंद्रक, और केंद्रक के ही बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, कोशिका में जो केंद्रक है उस केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली होती है। केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली होती है और इस झिल्ली को कहा जाता है केंद्रक झिल्ली। क्या कहा जाता है? केंद्रक झिल्ली से कहा जाता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, इसे हम कहते हैं। ठीक है, अब इस केंद्रक के अंदर कोशिका द्रव भरा हुआ रहता है, यानी कि विभिन्न प्रकार के पदार्थ भरे हुए रहते हैं। तो देखिए गाइस, ये केंद्रक झिल्ली जो होती है ना, इस केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और इन छिद्रों से ही कोशिकीय पदार्थ जो है उस केंद्रक से बाहर निकलता है। ठीक है, तो ध्यान देना कि केंद्रक के चारों ओर क्या होगी? केंद्रक झिल्ली होगी, और उस केंद्रक झिल्ली में क्या होंगे? छोटे छोटे छिद्र, और उन छिद्रों से जो आनुवंशिक पदार्थ हैं वो बाहर निकलते हैं। अब थोड़ा हम इस केंद्रक के बारे में डिटेल से जानकारी लेते हैं। ये केंद्रक जो है ना, इस केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं। कहीं ध्यान रखना, केंद्रक में क्या होंगे? क्रोमोसोम्स। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि केंद्रक के अंदर क्या उपस्थित होते हैं। तो गाइस, केंद्रक में क्या उपस्थित होंगे? क्रोमोसोम्स उपस्थित होंगे। ठीक है, और ये जो क्रोमोसोम हैं कोशिका विभाजन के समय, किसके समय? कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय ये अपनी आकृति बदल लेते हैं और छड़ाकार हो जाते हैं। छड़ाकार। कोशिका विभाजन के समय ये क्रोमोसोम कैसे हो जाते हैं? छड़ाकार हो जाते हैं। 9th क्लास वाले बच्चों, आप ध्यान देना, ये आपका जो वीडियोज आ रहे हैं इन्हें आप होमवर्क के रूप में ही राइट करते हुए चलें। जब स्कूलें ओपन होंगी तब देखा जाएगा। तो देखिए, केंद्रक में क्या उपस्थित होंगे? क्रोमोसोम्स उपस्थित होंगे, और क्रोमोसोम्स, ध्यान रखना, कोशिका विभाजन के समय कैसे हो जाते हैं? छड़ के आकृति के हो जाते हैं। अब अगली बात हम यहाँ पर ये करेंगे कि इस क्रोमोसोम के अंदर आनुवंशिक गुण होते हैं। ठीक है गाइस, तो इस क्रोमोसोम में क्या होंगे? आनुवंशिक गुण होंगे, और हमें पता है कि किसी भी जीव की जो कोशिका है उसका आनुवंशिक पदार्थ क्या है? डीएनए होता है। आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए। मैंने अभी आपसे इतना ही डिस्कशन किया है कि इस कोशिका में केंद्रक है, केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली होगी, उस केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होंगे जिसे आनुवंशिक पदार्थ या कोशिकाई पदार्थ जो हैं वो बाहर निकलते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा कि केंद्रक में क्या उपस्थित होंगे? क्रोमोसोम उपस्थित होंगे, और ये क्रोमोसोम जो हैं कोशिकाओं का विभाजन जब होता है, जब एक कोशिका जो है मात्र कोशिका जब दो पुत्री कोशिकाओं में विभक्त होती है, उस समय ये क्रोमोसोम कैसे हो जाते हैं? छड़ाकार हो जाते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ तक कंप्लीट हो चुका होगा आपका। अगली बात हम यहाँ पर करते हैं कि क्रोमोसोम जो है वो आनुवांशिक गुण उसमें विद्यमान होते हैं, यानी क्रोमोसोम के अंदर आनुवांशिक गुण होते हैं जो माता पिता में डीएनए के द्वारा जो
माता पिता में डीएनए के द्वारा अगली संतति में जाते हैं, अगली संतति में जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा यहां पर भी कि क्रोमोसोम में क्या है, आनुवांशिक गुण यानी कि डीएनए मौजूद है और वो डीएनए जो है माता पिता के द्वारा अगली पीढ़ी में पहुंच जाते हैं, वो डीएनए अगली पीढ़ी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अगली बात हम यहाँ पर करेंगे कि ये जो क्रोमोसोम हैं, जो हम बार बार क्रोमोसोम के बारे में कह रहे हैं, ये क्रोमोसोम जो हैं किसके तो बने होते हैं और इनकी क्या भूमिका होती है। तो अभी हम देखते हैं कि ये क्रोमोसोम जो हैं ये डीएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। तो क्रोमोसोम किसके बने हुए होंगे, डीएनए और प्रोटीन के। तो यहां पर भी क्लियर हो गया, क्वेश्चन पूछा जाए कि डीएनए जो है और प्रोटीन जो है वो किसका निर्माण करते हैं, वो अपने क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। तो क्लियर, यह पूछा जाए कि क्रोमोसोम किन से बना होता है, तो क्रोमोसोम डीएनए व प्रोटीन से बना हुआ होता है। अगली बात हम यहां पर यह करेंगे कि जो क्रोमोसोम है उसका निर्माण तो हमने देख लिया कि डीएनए और प्रोटीन के द्वारा इनका निर्माण हो रहा होता है। अब डीएनए में जो कोशिका निर्माण की व कोशिका के संगठन की संपूर्ण जो सूचनाएं हैं वो डीएनए के अंदर होती हैं। तो अगले पॉइंट हम क्या लिखेंगे इसके अंदर कि जो डीएनए है, पहले तो आप ये समझो ये डीएनए जो है आनुवंशिक पदार्थ है। क्या है, आनुवंशिक पदार्थ। ओके गाइस, ये आनुवंशिक पदार्थ है। अब ये जो आनुवंशिक पदार्थ है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता रहता है। अब दूसरी बात, जब ये आनुवंशिक पदार्थ है तो जीवन से सभी संबंधित जो चीजें हैं किसी भी जीव की, वो सारी की सारी किसमें होंगी, इस डीएनए में होंगी। और यही डीएनए अगली पीढ़ी में जाता है, यानी कि पिछली पीढ़ी की जो भी लक्षण हैं वो अगली पीढ़ी में शो होते हैं। तो डीएनए को मैं क्या कह सकता हूं कि डीएनए में कोशिका निर्माण की व संगठन की सभी सूचनाएं होती हैं। तो देखिए डीएनए में कोशिका निर्माण की व संगठन की सभी सूचनाएं होती हैं। सभी सूचनाएं क्यों होंगी, क्योंकि हमने आपसे कहा है कि जो डीएनए है वो आनुवंशिक पदार्थ है और आनुवंशिक जो पदार्थ है वही कोशिका का निर्माण करता है। ठीक है, और उसके अंदर ही जीवन से संबंधित या कोशिका के जो संगठन की जो विधियां हैं या कोशिका का संगठन जिस प्रकार से हो रहा है, किन किन पदार्थों से हो रहा है, उन सभी की सूचनाएं किसके पास होती हैं, डीएनए के पास होती हैं। अगली हम बात करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कोशिकाओं में विभाजन नहीं हो पाता, तो क्या होता है। ठीक है गाइस, ध्यान देना कि जब कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है, देखिए हमने भी यहां पढ़ा था कि केंद्रक में क्या है, क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम कोशिका विभाजन के समय किसमें बदल जाते हैं, छटाकार हो जाते हैं। लेकिन हम मान लीजिए कि उस कोशिका में विभाजन हुआ ही नहीं है, यानी कि वो कोशिका विभाजित होती नहीं है, तो क्या होगा कि जब कोशिका विभाजित नहीं होती है, जब कोशिका विभाजित नहीं होती है तो क्रोमोसोम क्रोमेटिन पदार्थ में बदल जाता है।
तो गाइस ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मान लीजिए किसी कोशिका में विभाजन नहीं हो रहा है, यानी कि उसमें विभाजन की क्षमता नहीं है, तो ये क्रोमोसोम क्या होगा, किसमें विभाजित, उसमें बदल जाएगा, ये क्रोमेटिन पदार्थ में बदल जाएगा, किसमें, क्रोमेटिन पदार्थ के अंदर बदल जाएगा। इसे राइट कर लीजिए, तो ये किसमें बदल जाएगा, क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में ये बदल जाता है और उस कोशिका में ये वहां पर विद्यमान रहेगा। अब ये क्रोमेटिन में बदल गया, तो क्रोमेटिन जो है, क्रोमेटिन एक धागे नुमा संरचना है, धागे समान संरचना होती है। ठीक है गाइस, धागे समान संरचना होती है। अब आपको समझना यहां पर यह है कि जब, गाइस ध्यान देना, कि जब केंद्रक में क्या उपस्थित है, क्रोमोसोम, ठीक है, और जब कोशिका विभाजन होता है तो ये क्रोमोसोम कैसे हो जाते हैं, छलाकार हो जाते हैं। लेकिन मैंने कंडीशन क्या लगा दी यहां पर कि जब कोशिका में विभाजन नहीं हो तो ये क्रोमोसोम जो हैं किस में बदल जाएंगे, क्रोमेटिन में बदल जाएंगे, यानी क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में उस कोशिका में उपस्थित होते हैं। अब यहाँ पर इनकी आकृति भी बदल जाएगी। देखो क्रोमोसोम थे वो छलाकार हो जाते थे कोशिका विभाजन के समय, लेकिन जब कोशिका में विभाजन नहीं होता है तो ये क्रोमोसोम क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहते हैं और ये क्रोमेटिन पदार्थ जो हैं एक धागे नुमा संरचनाओं में बदल जाते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं कि कोशिकाओं में विभाजन नहीं हुआ तो क्रोमोसोम क्रोमेटिन में बदल गया। तीसरी कंडीशन क्या है, मान लीजिए कि जब कोशिका में विभाजन होने वाला हो, जब कोशिका में या जब कोशिका विभाजित होने वाली हो, विभाजित होने वाली हो, तो विद्यमान क्रोमेटिन, क्रोमेटिन क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है, संगठित हो जाता है। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फिर बन गए आपके सामने। देखिए इसमें तीन कंडीशंस आपके सामने आ चुकी हैं कि जब कोशिका में विभाजन होता है तो क्रोमोसोम छलाकार बन जाता है, ठीक है, और जब कोशिका में विभाजन नहीं होता है तो क्रोमोसोम क्रोमेटिन में बदल जाता है और धागे समान वो संरचना बना लेता है। जब, अब कंडीशन तीसरी यहां पर आ गई हो कि कोशिका में विभाजन नहीं हुआ है, लेकिन जब कोशिका में विभाजन होने वाला हो या वो कोशिका विभाजित होने वाली हो तो जो क्रोमेटिन में बदल गया था क्रोमोसोम वो वापस क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। तो तीन कंडीशंस आपके सामने यहां पर आ चुकी हैं। केंद्रक के अंदर जो क्रोमोसोम्स होता है उसकी तीनों अवस्थाएं हमने यहां पर देखी हैं। अब गाइस ध्यान रखना, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके जनन के लिए केंद्रक का होना बहुत जरूरी होता है, यानी कि केंद्रक के बिना उनके अंदर जनन की प्रक्रिया नहीं हो पाती। लेकिन कई जीव ऐसे भी होते हैं कि उनमें केंद्रक होता है लेकिन वो सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होता और ना ही उनके केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। तो अब उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट ये बता दूं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अगर आपको डिफरेंस देखना हो, अंतर देखना हो, तो कैसे ध्यान रखेंगे, तो ध्यान रखना कि जिन जीवों में उनकी कोशिका के अंदर स्पष्ट केंद्रक या केंद्रक झिल्ली नहीं हो तो उन जीवों को प्रोकैरियोट कहते हैं
या प्रोकैरियोटिक प्राणी या जीव कहते हैं। तो प्रोकैरियोट समझ में आ गया कि जिन जीवों में उनकी कोशिकाओं के अंदर अगर स्पष्ट केंद्रक या केंद्रक झिल्ली नहीं है तो वो जीव किस में आएंगे, प्रोकैरियोटिक कहलाएंगे। लेकिन आपको यहां पर ये ध्यान देना है कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया उसमें जो केंद्रक है उसके केंद्रक के चारों के अंदर झिल्ली नहीं होती है और ना ही सुस्पष्ट केंद्रक होता है, इसलिए बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक है। दूसरी बात हम यहां पर यह करेंगे कि जिन ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में, ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है वो जीव क्या कहलाएंगे, वो जीव यूकैरियोटिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, यूकैरियोटिक। गाइस समझ में आ गया कि ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है वो तो प्रोकैरियोटिक हो जाएंगे और जिनमें केंद्रक झिल्ली होती है वो यूकैरियोटिक जीव होंगे। तो सबसे आसान तरीका है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों के अंदर अंतर स्पष्ट करने का। तो केंद्रक जो है बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी जीव के जीवन में और उसके जनन के अंदर इसका इंपोर्टेंस बहुत ही जरूरी होता है। तो गाइस हमने आज केंद्रक के बारे में यहाँ पर जानकारी ली है। तो केंद्रक ध्यान रखना कि जिन जीवों में केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है वो तो प्रोकैरियोटिक होंगे और जिन जीवों में उनकी कोशिकाओं में केंद्रक के चारों केंद्रक झिल्ली होती है वो यूकैरियोटिक जीव कहलाएंगे। ओके गाइस।